क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया हैं एकदम झक्कास हैं सर। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए, सिर्फ आप ही के लिए बना लिया है मैंने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज के नोट्स। यानी जो मैंने वादा किया है समरी देने का, वो समरी मैंने साथ साथ में बना के रेडी कर ली है। और इसका कारण क्या है मालूम? कि मैंने जो है ये पढ़ाना स्टार्ट करा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, और इसमें इतना रेपिटेशन दे रखा है, इतनी बार सेम चीज लिखी हुई है कि आपकी 6 पेज की चीजों को, 6 पेज की चीज को 30 पेजेस में दे रखा है। चलो मान लेते हैं कि आपकी बुक का पेज छोटा होता है, ये जो पेज है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 पेज 1 के बराबर होगा, तो 15 पेजेस दे रखा है, जबकि वो 6 पेजेस का है, यानी उसके आधे से भी कम का है। तो यार सिर्फ इतनी सी चीज करनी है, 6 पेजेस करने हैं, और वहां पर पता नहीं कितना सारा दे दिया है। भाई मैंने आपसे जब प्रॉमिस करा है कि मैं आपको 60-70 पेजेस से ज्यादा नहीं कराऊंगा कंपनी लॉ, तो उतने में ही मैं पूरा करवा दूंगा आपको, और पूरा स्टडी मटेरियल ही कराऊंगा। यानी ऐसा तो है नहीं मैंने अपनी बुक लिखी है, नहीं सर, मैंने स्टडी मटेरियल ओपन करा, उसके जो हाथ से नोट्स बनाने थे वो बनाने की कोशिश करी, शायद यहां कहीं रखा होगा, ये देखो। मैंने शायद अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करा था। नोट्स बनाने की कोशिश करी, हाथ से लिखा, फिर मैंने कहा यार इसको जो पीडीएफ में हम कर सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं, तो टाइप भी कर देते हैं और एफर्ट करें। मैंने कहा पूरा दिन लग जाए, एक चैप्टर की रिसर्च में पूरा दिन लग जाए, बट वो जो आपके जो 15-30 पेजेस हैं, जो 15 पेजेस के बराबर हैं पूरे पूरे, उनको भी 6 पेजेस में लाकर रख दिया है। अब ये देखिएगा, आप यहाँ पर आज पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6 ही पेजेस हैं, ज़्यादा नहीं है। जितना कर लिया वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, बुक से पढ़ोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ नहीं आएगा, है कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है। मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है, अब हर कंपनी तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती, ये मैंने आपको बताया था। यानी जो भी डिपॉजिट है, जो भी लोन है, कोई भी किसी भी फॉर्म में आप लेते हैं पैसा, उसे डिपॉजिट बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिसको एक टाइम बाउंड मैनर में रीपे करना होता है, जो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। लास्ट क्लास के रिवीजन अभी करेंगे। डिपॉजिटर जो होता है वो प्राइवेट कंपनी के केस में या पब्लिक कंपनी के केस में मेंबर तो हो ही सकता है। मेंबर तो अपनी कंपनी में डिपॉजिट दे ही सकता है, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। पर बाकी जो हैं, और कोई जो पर्सन है, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में ही डिपॉजिट करवा सकता है। यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है बाहर वालों से डिपॉजिट नहीं ले सकती है। ये आपको समझ में आई बात? तो इसी पे जो है क्वेश्चन आएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन पर नहीं आएगा, इसी पर आएगा, आपकी समझ पर आएगा कि प्राइवेट कंपनी जो है बाहर वालों से डिपॉजिट नहीं ले सकती है। ये आपको पता होना चाहिए, मेंबर से ले सकती है। और जो पब्लिक कंपनी है, वो भी सभी पब्लिक कंपनियां बाहर से डिपॉजिट नहीं ले सकती, सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनीज जो होती है वो बाहर वालों से डिपॉजिट ले सकती है। तो आपका सवाल होना चाहिए कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती कौन सी है? बड़ी कंपनीज जो होती है। बड़ी कंपनीज का मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो। साथ ही में वो मेंबर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन से कंसेंट ले, जनरल मीटिंग में पास करें रेजोल्यूशन, और साथ में आरओसी को अपनी कॉपी भी सबमिट करें रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन एक डिसीजन होता है, सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। हालांकि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर भी काम चल जाएगा, यानी 50% से ज्यादा लोग एग्री करेंगे तो भी काम चल जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% वोटिंग चाहिए होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 50% की वोटिंग चाहिए होती है, इन फेवर ऑफ द वोट, इन फेवर ऑफ द डिसीजन। तो अगर 50% से ज्यादा लोग भी एग्री करते हैं तो भी काम चल जाएगा। इन केस आपकी डिपॉजिट सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अंतर्गत आती है, विद इन द लिमिट आती है। और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक की अमाउंट तक। उससे ज्यादा की अमाउंट अगर बोरो करना चाहते हैं तो पहले कंपनी से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा और मेंबर्स की रजामंदी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाहर से बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया और कल को कंपनी नहीं चुका पाई, तो फिर एंड में जो पैसा डूबेगा वो तो मेंबर्स का पैसा डूबेगा। आप लोगों को तो पता होगा कि अगर कंपनी कल को बंद होती है तो पहले बाहर वालों का पैसा चुकाया जाता है, उसके बाद एंड में जो बचता है उससे मेंबर्स की जो शेयर कैपिटल है उसको पे किया जाता है। इसीलिए जगह जगह लिखा हुआ है कि आपको मेंबर से भी सलाह मशवरा लेना पड़ेगा।
कुछ कंपनियों के लिए रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी जरूरी नहीं है जिनका काम ही लेन देन करने का है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बाकी सभी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई की कंसल्टेशन में लिस्ट जारी करी है, जो लिस्ट आपके कोर्स में गिवन नहीं है। क्या क्या डिपॉजिट नहीं होता ये मैं आपको सब कुछ करवा चुका और इसको बहुत ही मैंने संक्षेप में लिख दिया है, ब्रीफ में लिख दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फॉरेन गवर्नमेंट से हम पैसा लेते हैं, उसे डिपॉजिट नहीं माना गया है। आप बैंक से लेते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, उसे डिपॉजिट नहीं माना गया, उसे लोन ही बोलेंगे हम। तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे, डिपॉजिट के रूल्स नहीं लगेंगे, जो सारे के सारा प्रक्रिया आज हम करने वाले हैं वो कुछ नहीं लगेगा। आप किसी और कंपनी से पैसा लेते हैं या फिर कमर्शियल पेपर, आप एक डॉक्यूमेंट होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए, उसे इशू कर पैसा लेते हैं, या फिर आप एम्प्लॉय से पैसा लेते हैं उसकी एनुअल सैलरी तक, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। कहीं और से आपको पैसा मिलता है बट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि अगर आप पे नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट पे करेगी, वो भी आपका डिपॉजिट नहीं माना जाता। आप जो है सिक्योरिटी को इशू करते हैं, सिक्योरिटी समझते हैं आप, शेयर, डिवेंचर, वो सब इशू करते हैं, तो वो डिपॉजिट नहीं है। शेयर शेयर है, डिवेंचर डिवेंचर है, बॉन्ड बॉन्ड है। तो वहां पर अगर आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं और आप अलॉट कर देते हैं 60 डेज में, तब तो ठीक है। अगर आप 60 डेज में पैसा रिसीव होने के आप अलॉट नहीं कर पाते सिक्योरिटी को, तो 15 दिन में रिफंड कर देना उसके बाद, नहीं तो डिपॉजिट माना जाएगा। आप बॉन्ड डिवेंचर इशू कर सकते हैं, अगर वो कंपल्सरी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं, 10 साल के विदिन हो जाएंगे, तो उस केस में उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। या फिर उन पर आपने फर्स्ट चार्ज क्रिएट करा हुआ है, और फर्स्ट चार्ज का मतलब होता है कि अगर कल को कुछ दिक्कत होगी तो वो एसेट बेचने से जो पैसा आएगा पहले इनके लिए रीपेमेंट में जाएगा, उसे फर्स्ट चार्ज बोलते हैं। सेकंड चार्ज का मतलब कि इनका पैसा चुकने के बाद अगर और पैसा बच गया एसेट बेचने के बाद, तो वो सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को, सेकंड कैटेगरी वाले इंस्ट्रूमेंट को देने में जाएगा, जो भी लाइबिलिटी होगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, डिवेंचर है, वो डेफिनेटली जो है फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आप मुझे कहते हैं कि सर 100 रुपये हमें दे दो, मैंने कहा ले लो, और आप कहते हैं कि 10 रुपये की जो मेरा एसेट है ना, 10 रुपये की एसेट जो मेरा है उस पर जो है आप सिक्योरिटी ले लो, मैं कहूँगा है 100 रुपये दे रहा हूँ, अगर तो कल को तुम नहीं दे पाए तो तुम मुझे 10 रुपये की चीज सिक्योरिटी में दे रहे हो, तो वो नहीं होएगा, वो नीचे लिखा है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, हाँ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, आप कर सकते हैं। यू कैन डू, यू कैन टेक मनी, स्टिल इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज डिपॉजिट। निधि कंपनी, चिटफंड कंपनी से लेते हैं, ऐसे कलेक्टिव स्कीम वगैरह होती है उनसे लेते हैं। अगर कल को कोई बैंक लोन देते हैं, कहता है कि प्रमोटर आप भी जो है पैसा लगाओ और अनसिक्योर्ड लोन लगाओ, बैंक तो सिक्योरिटी लेगा बट आपका जो पैसा है वो अनसिक्योर्ड रहेगा, तो प्रमोटर को पैसा देना पड़ता है, बैंक के कहने के चक्कर में देना पड़ता है, या प्रमोटर के रिलेटिव्स को साथ में पैसा लगाना पड़ता है अपने बिजनेस में, क्योंकि अगर 50 लाख हम लगाएंगे तभी जो बैंक है 2 करोड़ और लगाएगा, तभी बैंक जो है 2 करोड़ और देगा, उसे भी डिपॉजिट नहीं माना है। स्टार्टअप कंपनी कुछ कन्वर्टिबल नोट जो कि बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई स्पेसिफाइड इवेंट होने के बाद 25 लाख या उससे ज़्यादा का पैसा लेते हैं, या तो कन्वर्ट हो जाएंगे या 5 साल में रीपे हो जाएंगे, उन कन्वर्टिबल नोट्स को, उस पैसे को जो है डिपॉजिट नहीं बोलते हैं। और जो है बिजनेस के दौरान जो आपको एडवांस वगैरह मिलता है, जो 365 दिन में रीपेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलती है, एडवांस मिलता है, वारंटी के पैसे मिलते हैं, वो सब आपका जो है डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। हिंदी में लिख दिया है, ये पैसा कंपनी को मिलेगा तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा और कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कराया वो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। आज जो है मैं आपको बाकी की चीज़ें कराऊंगा, और आप देख सकते हैं कि 6 में से करीब करीब 1.5 पेजेस तो हो गए हैं, तो सिर्फ 4.5 पेजेस और करने हैं और आपका ये चैप्टर कंप्लीट। 4 से 5 नंबर का चैप्टर अगर आएगा तो आपका ये हो गया है, आज हो जाएगा। सिमिलरली इनकॉर्पोरेशन के नोट्स भी बनाऊंगा, आने वाले चैप्टर्स के भी नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि नोट्स के नोट्स तैयार हो जाएं, क्वालिटी की क्वालिटी आए, बेस्ट क्लास मिले और आपको भी जो है ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ये जो नोट्स मैं दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि स्टडी मटेरियल नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में आपका स्टडी मटेरियल डिस्कस होगा, उसके पीछे के क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, यानी सारे टॉपिक स्टडी मटेरियल से भी दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमने डिस्कस करा है, और उसके बाद जो है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ये तो मेरे को दोनों ही चीज़ें कवर करवानी है, मैं कैसे भी कराऊं, हैंड रिटन नोट से कराऊं, इससे कराऊं, स्टडी मटेरियल से कराऊं, तीनों चीज़ें ही कवर करवानी है मुझे। पहले कोई कराओ बाद में कोई कराओ, चलते रहेगा टाइम के हिसाब से। अब ये आपके प्रोविजंस है कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट, अगर आपको एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट, या तो मेंबर से आप कर सकते हैं कोई भी कंपनी,
अपने मेंबर से कर सकती है, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी अगर बाहर से करना चाहती है तो उस पब्लिक कंपनी में पब्लिक से करना चाहती है अगर, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही पैसा ले सकती है। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है मैंने आपको ऊपर बता दिया है। वो क्या करूं यार, बैंड बजी हुई है मेरी बहुत बुरी तरह से। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे बहुत मैं बिजी चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, और इसीलिए जो है मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर मैंने क्रिस्टल क्लियर लिख दिया है। बस डिफरेंस ये है कि आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसमें जब मेंबर से लेती है कंपनी डिपॉजिट, उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस लिखा है। और फिर सेम बातें ही, मैक्सिमम बातें ही जब आप पब्लिक से पैसा लेते हैं तो उसके प्रोसीजर में भी सेम बातें ही लिख दी है। मैंने बस उन दोनों को हेडिंग एक कर दिया है, प्रोसीजर नीचे पूरा लिख दिया है। यानी कि जो जो चीजें सिर्फ मेंबर के लिए या सिर्फ पब्लिक कंपनी से, पब्लिक से पैसा लेते हैं उसके लिए होगा, उसे मैंने यहां पर बोल्ड कर कर लिखा हुआ है कि अगर डिपॉजिट आप मेंबर से लेंगे तब आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। और बाकी जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो तो लिखे ही हुए हैं। यानी कि आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। रेजोल्यूशन आप समझते हैं, मेंबर्स का रेजोल्यूशन होता है। उसमें ये दे रखा है कि अगर आप पब्लिक से पैसा लेते हैं तो आपको रेजोल्यूशन में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक से पैसा लेते हैं तो उस केस में आपको रेजोल्यूशन की जगह पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हालांकि अगर लिमिट के अंदर लेते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चला सकते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यही प्रोसीजर का सबसे पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि आपको एक सर्कुलर देना पड़ेगा। सर्कुलर का मतलब एक आपको एक फॉर्म दे रखा है, फॉर्म होते हैं ना बहुत सारे, तो फॉर्म दे रखा है DPT 1। ये फॉर्म जो है रूल्स में गिवन है और हर चैप्टर के अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। तो उसमें जो फॉर्म DPT 1 है, फॉर्म का नाम है, अगर आप गूगल करेंगे ना फॉर्म DPT 1, गूगल ओपन नहीं है मैं दिखा देता आपको, तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो रिसर्च करना इसमें कि चलो मैं एक बार गूगल करके देखता हूँ फॉर्म DPT 1 होता कैसा है, देखते हैं ज़रा। तो आपके 5 मिनट लगेंगे, पता लग जाएगा अच्छा ये है, ये एडवर्टीजमेंट देने का फॉर्म होता है। वो जो फॉर्म है आप एडवर्टीजमेंट देंगे, भाई हमें डिपॉजिट दे दो, डिपॉजिट दे दो, वो एडवर्टीजमेंट की एक कॉपी आप ROC को भी जमा कराएंगे और 30 दिन पहले कराएंगे। यानी ऐड देने से पहले 30 दिन। मतलब कैसे बताऊं आपको मैं, कि अगर मान लेते हैं कि आज 15 अगस्त 2020 है, तो इससे आप करीब करीब आप लगा लीजिए, तो लगा लीजिए कि करीब करीब मैं 16 जुलाई कम से कम, उससे पहले ही मैं, मतलब 16 जुलाई से पहले ही एक तरह से मैं जो है जमा करा दूं। 16 जुलाई से पहले ही मैं एक तरह से जो है जमा करा दूं। ये 30 दिन पहले, कम से कम 30 दिन का गैप होना चाहिए कि आपने ROC को सबमिट करी, उसके बाद आप पब्लिक को दे रहे हैं, मेंबर्स को ऐड दिखा रहे हैं। और जो भी ऐड होगी, जो भी आप कॉपी सेंड करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर उस पर अपने साइन करेंगे, ताकि पता लगे कि यही फाइनल कॉपी है जो आपने एग्री करी है, यही चीज है जो आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज B, प्लस 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 प्लस, यहां प्लस लिखा है ना मैंने। ऐड तो बन गई सर, ऐड तो बन गई। कहाँ दिखाएं आपको, पेपर है कोई मेरे पास? ये दिखाता हूं ऐड। ये देखो मैंने ये ऑर्डर किया था, अभी इस पे धूल लगी हुई है। इस पे लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल करा आप तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ नहीं थी ये। आपने ऐसी ऐड बना ली, आपने प्लेन पेपर पे ऐड बना ली, समझ लो यहाँ पर आपने ऐड लिख दी है कि हमें डिपॉजिट दे दो। अब ये जो ऐड है ये आपने ROC को इसकी कॉपी सबमिट कर दी है। अब जो है आपको ऐड जो है पब्लिश करनी है, तो कंपनी शैल पब्लिश दी एडवर्टीजमेंट। शैल का मतलब करना ही है, मतलब जैसे शुड होता है, शुड समझते हैं आप, शुड का मतलब करना ही पड़ेगा। ही शुड डू दिस, शी शुड डू दिस, शुड मतलब करना ही पड़ेगा, तो उसी का जो है शैल है, उसी का विकसित रूप शैल है। शैल, कंपनी शैल पब्लिश करना पड़ेगा एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज जो है उसके न्यूज़पेपर में, जो वाइडली सर्कुलेट होता है आपकी जगह पे जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो आपने जो है एडवर्टीजमेंट भी कर दी, आप बताएंगे ना लोगों को।
आपने बाहर बोर्ड लगाया, आप कहते हैं भाई हमें पैसा दे दो, पब्लिक से पैसा लेना है, मैं कंपनी हूं, पब्लिक ने पैसा दे दिया, कंपनी लॉ वाले बोलते हैं कंपनी हो तो कंपनी के हिसाब से जो प्रोसीजर बने उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेंगे। वो सीख रहे हैं हम कि डिपॉजिट लेने का तरीका क्या है। रेजोल्यूशन को पास करो, उसकी एक कॉपी जो है आरओसी को दो, एडवर्टीजमेंट बनाओ, एडवर्टीजमेंट जो है वो भी आरओसी को दो, उस पर डायरेक्टर के साइन वगैरह लो, और ये सब आपको करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट कराओ। हाउएवर इफ डिपॉजिट इज टेकन फ्रॉम मेंबर्स, सिर्फ अगर मेंबर से लेते हैं तो कंपनी शायद पब्लिश कर सकती है, मे पब्लिश, मतलब चाहे तो पब्लिश कर सकती है, क्योंकि पैसा वो मेंबर से ही ले रही है। बाहर वालों से ले रही है तो एडवर्टीजमेंट जरूरी है, मेंबर से ले रही है तो भी चाहे तो एडवर्टीजमेंट कर सकती है। अब ये आपकी बुक में जो बात लिखी है ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ में लिखी है, मैंने एक ही जगह पर लिख दिया, सिंपल है। ये जो ऐड आपने करी है ये ऐड कब तक वैलिड रहेगी, मतलब कि इस ऐड के बेसिस पर आप पैसा कब तक उठा सकते हो पब्लिक से, ये रहेगी वैलिड एट द अर्लीस्ट ऑफ 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इशूड। मतलब कि अगर 15 अगस्त 2020 को इशू करी गई है, उससे पहले 30 दिन पहले मैंने आरओसी को सबमिट कर दी थी, अब 30 दिन हो गए, मैंने ऐड को पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 2021 में, ये क्लोज होने के भी 6 महीने तक मेरी ऐड वैलिड रहेगी, पब्लिक से पैसा मैं ले सकता हूं इस ऐड के बेसिस पर। या फिर जो मेरी मार्च 21 की बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो जब मुझे अपनी एजीएम में प्रेजेंट करनी होती है, वो जो एजीएम की डेट होती है ना, वहां तक, विच एवर इज अर्लियर। अगर एजीएम मैंने 2021 जो है मार्च 21 उसके 6 महीने से पहले एजीएम कर ली तो उस दिन तक मेरी ऐड वैलिड रहेगी, या 6 महीने पूरे हो गए तब तक वैलिड रहेगी, या फिर एजीएम जब तक हो जानी चाहिए थी, अगर हम करते ही नहीं, हम डिले कर देते हैं एजीएम होने में, तो जब तक हो जानी चाहिए थी तब तक वैलिड रहेगी। आसान शब्दों में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने तक, या फिर जब आपकी एजीएम हो गई या हो जानी चाहिए थी तब तक, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद अगर अगले साल आप फ्रेश इशू करना चाहते हैं, मतलब पैसा लेना चाहते हैं पब्लिक से, अगले साल फिर से लेना चाहते हैं, तो आपको जो है एक नया एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आप डिपॉजिट सिर्फ मेंबर से लेते हैं तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा, वो तो ऑप्शनल है आपके लिए, आप ऐड करें या ना करें। अगर आप मेंबर से पैसा लेते हैं उस केस में आपको मेंबर को सर्कुलर इशू करना पड़ेगा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, कि आपको पता लगे कि भैया सामने वाला जो मेंबर है उस तक ये पहुंच गया है। या आप स्पीड पोस्ट से भेजें, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजें, या फिर आप सर्कुलर को जो है उसमें कंटेन, उसमें लिखें, आप सर्कुलर में आप साथ में ये भी लिखें कि भैया कंपनी की पोजीशन क्या है। पोजीशन समझते हैं, ये फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। आप कहीं ये समझे टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है, पोजीशन क्या है कंपनी की। अरे पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग अगर आपने ऑब्टेन करी है तो वो भी आप मेंबर्स को बताएंगे, आपके अभी कितने डिपॉजिटर्स हैं, कितना अमाउंट ड्यू है आपका प्रीवियस डिपॉजिट पे, उन सब की जो लिस्ट है वो सर्कुलर के साथ आप मेंबर्स को देंगे। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। प्लस ये किसके लिए बात हो रही है, अगर आप मेंबर से ले रहे हैं तो उसके लिए बात हो रही है। यहां पर देखो लिखा हुआ है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर। रेजोल्यूशन पास करा, सर्कुलर बनाया, सर्कुलर इशू करा। अब प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर्स को इशू किया, साथ में आपने जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर से भी एक फॉर्म को अटैच कराया है डीपीटी 1, जिसमें लिखा है कि कंपनी ने कभी डिफॉल्ट नहीं करा है रीपेमेंट करने के टाइम, ना ही इंटरेस्ट, ना ही उसका रीपेमेंट जो होता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आपने जो है कभी डिफॉल्ट नहीं करा। उस पर साइन करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आपके लिए काम आ गया, जो सीए कर रहे हैं उनके लिए काम आ गया। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा भी है तो उसको जो है मेंशन तो करना पड़ेगा, और साथ में ये लिखना पड़ेगा कि कंपनी ने उस गलती को सुधार लिया है, और सुधारने के बाद 5 साल बीत चुके हैं, फिर ठीक है। कभी डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट करने के बाद 5 साल बीत गए, उसके बाद कंपनी मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो ले सकती है, तो ले सकती है। बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है यार, डिफॉल्ट किया था, गलती हो गई, भूल चूक हो गई, पर हमने उनको पैसा बाद में दे दिया, डिले होने के बाद भी दे दिया, और 5 साल बीत चुके हैं तो हम दोबारा से डिपॉजिट ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद एलिजिबल कंपनीज जो होती है, जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, एलिजिबल कंपनीज वही हो सकती है जो एक तो पब्लिक कंपनी है और उनका जो नेटवर्थ है, जो टर्नओवर है, और बहुत सारी जो चीजें हैं वो एक्सीड करती है ना जी। हमने ऊपर किया था एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है, यहां पर मैंने किया हुआ है, यहां पर आपको बताया है।
बस यही है, टर्नओवर नेटवर्थ ज़्यादा होता है, मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन से कंसेंट लेते हैं, उसको एलिजिबल कंपनी बोलते हैं। उन्हें जो है एलिजिबल कंपनीज को तो कंपल्सरली क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। और क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है मालूम है आपको? क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं तो पब्लिक उस पर कैसे ट्रस्ट करेगी कि आप इसकी रीपेमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है बहुत सारी हमारी रेटिंग एजेंसीज बनी हुई है, जैसे आपने क्राइसिल का नाम सुना होगा, क्रिसिल बोलते हैं, इकरा बोलते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये, जिनका काम होता है, फुल फॉर्म गूगल कर लेना, इनका काम होता है रेटिंग देना। मूडीज की रेटिंग आती है, तो जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनसे आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी अपने इंस्ट्रूमेंट की, अपने डिपॉजिट की। जैसे मैंने आईसीआईसी सिक्योरिटीज खोला, उस पर लिखा था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज टेकिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट AAA रेटेड, AA प्लस, BB प्लस। तो जितना अच्छा रेटिंग होगा उतना ज़्यादा उनका बेटर ट्रैक रिकॉर्ड है, उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा चांसेस है वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे। और जो साथ में रेटिंग आप ले रहे हैं उसकी रेटिंग शुड नॉट बी लेस देन द रेटिंग फॉर FD प्रिस्क्राइब्ड फॉर NBFC इन देयर एक्ट। यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है उनका काम तो लेन देन का है ना, बैंक नहीं है फिर भी जो है लेन देन का काम करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो उनके एक्ट में बताया हुआ है कि अगर आप FD लेते हैं बाहर वाले लोगों से तो आपको कम से कम AAA स्टार होना पड़ेगा, AAA रेटेड होना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि उनका एक्ट मैंने नहीं पढ़ा, NBFC का एक्ट मैंने नहीं पढ़ा है। तो उन एक्ट में जो लिखा हुआ है, उस एक्ट में जो लिखा हुआ है कि इतना तो आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी, उतनी रेटिंग आपको भी लेनी पड़ेगी अगर आप नॉर्मल कंपनी है और पब्लिक से FD लेते हैं, आप एलिजिबल कंपनी है, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं। रेटिंग जो है आपको हर साल लेनी पड़ेगी जितने साल आप डिपॉजिट को कंटिन्यू रखते हैं। 5 साल की आपने डिपॉजिट ली तो 5 साल की डिपॉजिट ली तो हर साल आपको रेटिंग को रिन्यू करवाना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल पोजीशन एक रेटिंग आएगी, तो ये हर साल आपको लेनी पड़ सकती है और फॉर्म DPT-3 में आपको देनी पड़ेगी। इस मतलब फॉर्म DPT-3 के साथ आपको रेटिंग की कॉपी देनी पड़ेगी, इसे अपनी कॉपी में लिख लेना। जो कंपनियां सिक्योरिटी देती है डिपॉजिट के लिए, जैसे अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि बैंक जो है वो कहते हैं कि बैंक अगर क्या कहते हैं उसे, कि अगर लिक्विडेट हो गया, खत्म हो गया बैंक, दिवाला निकल गया बैंक का, तो आपको जो है RBI ने जो इंश्योरेंस कराया हुआ है उसमें आपको 1 लाख रुपए मिल सकता है पर बैंक। अब किसी के करोड़ों रुपए हैं, जैसे PMC बैंक का आ रहा था, तो बेचारा तो क्या करेगा, उसके तो हार्ट अटैक ही आएगा बंदे को कि भाई 1 लाख मिलेगा, बैंक तो डूब गया। तो वो जो इंश्योरेंस होता है उसमें एक ये भी डिमांड चल रही है कि भैया जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है ना, तो जब हम बैंक को पैसा दे रहे हैं तो बैंक को हमें भी तो देना चाहिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो तो देता नहीं है। समझे आप बात? ये चक्कर है। तो अगर कोई भली कंपनी सिक्योरिटी देती है डिपॉजिट के लिए, डिपॉजिट होल्डर्स को, कल को हम पैसा ना दे पाए तो ये आपका सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी जो है आप यूज कर सकते हैं अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो अगर कंपनी सिक्योरिटी देती है तो उसे सिक्योरिटी दे रही है, मतलब अपने एसेट दे रही है, अपने एसेट को मॉर्गेज कर रही है, जो भी कर रही है, अगर दे रही है तो 30 दिन के विदिन, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के 30 दिन के विदिन उसको उन पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। और चार्ज सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पर क्रिएट हो सकता है, जैसे आपकी लैंड, आपका बिल्डिंग, आपका मशीन, आपके जो टेंजिबल एसेट्स हैं उस पर चार्ज क्रिएट हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, जो भी है वो चार्ज क्रिएट हो सकता है। साथ ही में अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डेफिनेटली जो है फेयर मार्केट वैल्यू जो है आपको करवानी पड़ेगी एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और डिपॉजिट के अमाउंट जो है उससे वो ज़्यादा ही होगा। अगर आप 100 रुपये की डिपॉजिट ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो 100 रुपये उससे ज़्यादा का ही सिक्योरिटी का अमाउंट होगा, फेयर मार्केट वैल्यू होगा। तभी फायदा है कि कल को अगर आपका पैसा नहीं मिले तो आप उसे बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सर ये चार्ज क्या होता है? सिक्योरिटी दे दी तो दे दी, चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड्स में डालोगे, रिकॉर्ड्स में कि भैया ये एसेट्स पर चार्ज क्रिएट हो चुका है, ताकि अगर कल को और कहीं से आप पैसा उठाना चाहें और उसे भी आप सेम एसेट को चिपकाना चाहें तो वो पहले MCA की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे कि भैया ये देखो इस पे तो पहले ही चार्ज क्रिएट हो चुका है। समझ रहे ना? एक आपके पास कार है, एक आपके पास लैंड है, 10 लाख रुपए का लैंड है, आप बैंक से लोन लेते हैं लैंड को गिरवी रखकर, एक बैंक से 10 लाख का लोन लेते हैं, दूसरे से भी, तीसरे से भी 10 बैंक से लेते हैं, आपके पास 1 करोड़ आ गए, लैंड तो एक ही है।
तो एक लैंड पर आप एक ही बार गिरवी रखकर तो पैसा ले सकते हो, उसके बाद उसमें वैल्यू कहाँ बची है? बैंक ये चेक करेगा कि आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो एसेट है, उस पर पहले से चार्ज तो क्रिएट नहीं है, तो इसीलिए आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, एमसी के रिकॉर्ड्स में डालना पड़ेगा। और साथ में आपको चार्ज जो है डिपॉजिट होल्डर्स के फेवर में करना पड़ेगा, यानी कि जो डिपॉजिटर्स के ट्रस्टीज होते हैं, जो देख रेख करते हैं, उनके फेवर में आपको चार्ज देना पड़ेगा। आज की क्लास बहुत बड़ी हो रही है, मैं कोशिश तो कर रहा था आज आपको कंप्लीट करा दूं। कोशिश तो मैं कर रहा था, चलो देखते हैं, होगा तो करवा देंगे। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, यानी कितनी लंबी डिपॉजिट आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं 6 महीने से लेकर, यानी कम से कम 6 महीने की आप लेंगे, और मैक्सिमम 36 मंथ्स की आप ले सकते हैं। लेस देन 6 मंथ्स भी ले सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म पैसों की आवश्यकता है। हालांकि वो जो आपकी डिपॉजिट होगी, जो 6 महीने से कम पीरियड की आप लेना चाहते हैं, वो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा है उसके 10% से एक्सीड नहीं करेगी, और साथ में वो रीपेबल होगी ऑन और आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिपॉजिट, सच रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। यानी अगर आप डिपॉजिट को रिन्यू कर रहे हैं, नई डिपॉजिट ले रहे हैं, तो 6 महीने से कम की तो ले नहीं सकते, जरूरत है तो ले सकते हैं 10% तक, और वो भी लेंगे तो कम से कम 3 महीने के लिए तो लेंगे, उससे कम तो अलाउड नहीं है। अब डिपॉजिट है ना सर, उससे कम लेना है तो आप लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स ले लीजिए, कमर्शियल पेपर आप ले लीजिए, इशू कर लीजिए कमर्शियल पेपर। ये आपके डिपॉजिट हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं, एक फिक्स टेन्योर होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट है। तो अगर कंपनी ऐसी कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह ले रही है, डिपॉजिट ले रही है, तो 3 महीने के लिए मिनिमम लेगी ही लेगी। वैसे 6 महीने हैं, 3 महीने के लिए भी कंडीशन है कि आप मैक्सिमम 10% तक ले सकते हैं ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा है। और मैक्सिमम कितना अमाउंट ले सकते हैं वो यहां लिखा है कि प्राइवेट कंपनीज जो है, या जो एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनीज है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी जो पब्लिक है, और वो पब्लिक कंपनी एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, साथ में गवर्नमेंट कंपनी भी है, तो एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी एंड एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी मैक्सिमम 35% तक ले सकती है, पर जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो 10% तक ही ले सकती है डिपॉजिट। अगर वो मेंबर से ले रही है और बाहर वालों से ले रही है तो 25% तक ही ले सकती है। इससे ये पता लगता है कि आप अगर मेंबर से लेते हैं तो आप इतना डिपॉजिट ले सकते हैं। और ये परसेंटेज आप किस पर चेक करेंगे? आप चेक करेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसके टोटल पर आप ये परसेंटेज लगाकर चेक करेंगे जो यहां पर पैसा पड़ा हुआ है, इसका मैक्सिमम कितना % डिपॉजिट कंपनी पब्लिक से ले सकती है या मेंबर से ले सकती है। अब अगर आपने डिपॉजिट ले ही लिया है तो उसमें एक रिक्वायरमेंट यहां पर डाल दी है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, ए हो गया, बी हो गया, सी, मेंटेनेंस एंड यूजिंग द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है वैसे ही रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा डिपॉजिट के लिए। और ये डिपॉजिट क्या कहता है? एटलीस्ट 20% ऑफ डिपॉजिट जो नेक्स्ट ईयर में मैच्योर होने वाली है। जैसे मान लेते हैं कि ईयर 21-22 में आपकी जो है करीब करीब आपकी 100 लाख की डिपॉजिट मैच्योर होने वाली है, तो इस साल में जो मैच्योर होने वाली है इसके 30 अप्रैल तक जो स्टार्टिंग में आएगा, तब तक आपको जो है इसके रिजर्व अकाउंट में पैसा डालना है, कम से कम 20% या उससे ज्यादा जितनी मैच्योर होगी इस साल। ये यहां पर दे रखा है, तो 20 लाख रुपए उससे ज्यादा जो है आप जो है 30 अप्रैल तक जमा करा देंगे सेपरेट बैंक अकाउंट में किसी शेड्यूल्ड बैंक के। रूल 13 कहता है जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करी है उसे आप रीपेमेंट के अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, और इसे आप 20% से कम कभी भी नहीं होने देंगे पूरे साल में, यानी कम से कम 20% रिजर्व में डालना ही पड़ेगा। ये जो अभी तक हमने प्रोविजंस पढ़े हैं कि भाई आपको सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, आपको ये डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व करना पड़ेगा, ये जो मैक्सिमम अमाउंट है जब तक आप डिपॉजिट ले सकते हैं 10%, 35%, 25%, ये जो लिमिट्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये इन प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होती है, इसलिए मैंने एन लिख दिया है, नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होती है। क्या लिखा हुआ है आप देखें जरा, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनको बेनिफिट मिला है, ऐसी प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ एनी अदर कंपनी, यानी जो किसी और कंपनी की एसोसिएट कंपनी नहीं है, सब्सिडरी कंपनी नहीं है। वो आप समझते हैं, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में किया है कौन सी कंपनी होती है,
वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जिसने कभी डिफॉल्ट नहीं करा है रीपेमेंट ऑफ एनी बोरोइंग प्लस इट्स बोरिंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बॉडी कॉर्पोरेट इज अप टू इज नॉट ग्रेटर देन 200%, यानी 2 टाइम्स। 200% का मतलब है 2 टाइम्स, क्योंकि 100% यानी डिवाइड बाय 100, तो 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर, यानी 2 टाइम्स द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ इससे एक्सीड नहीं करती है इसकी बोरोइंग, तो फिर उसमें जो है मैक्सिमम अमाउंट जो बोरिंग का है उसकी लिमिट नहीं लगेगी, जो सर्कुलर वगैरह के जो प्रोविजन है वो भी नहीं लगेंगे। क्या बोला मैंने? ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना तो सब्सिडरी है किसी की ना एसोसिएट है, उसने कभी डिफॉल्ट नहीं करा और उसने जो बोरिंग अगर ली हुई है पहले से, अगर नहीं ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले से ली हुई है तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का 200% से एक्सीड नहीं करता है, 2 टाइम से एक्सीड नहीं करता है, ये 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, दोनों से ही एक्सीड नहीं करता है। और जो प्राइवेट कंपनी एक स्टार्टअप है जिसको 5 साल अभी नहीं हुए हैं इनकॉर्पोरेशन के बाद, या फिर जो स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज है या जो स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आपने एसईजेड का नाम सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंडिया के बाहर जो है सामान सप्लाई करते हैं। सिमिलरली आईएफएससी जो है इंडिया के बाहर फाइनेंशियल सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, तो अगर वहां पर सिचुएटेड है तो उन पर भी ये सारे प्रोविजंस नहीं लगेंगे। और ये सारे प्रोविजंस नहीं लगेंगे यानी सर्कुलर का, रिजर्व बनाने का, और जो मैक्सिमम अमाउंट हमने देखा 10%, 25%, 35%, उन केसेस में ये सारी जो प्राइवेट कंपनीज है ये अपने पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो टोटल आता है उतना डिपॉजिट ये ले सकते हैं बिना कुछ फॉलो करे, बिना कोई प्रोविजंस को फॉलो करे जो हमने अभी ऊपर करे। इनको ये एग्जेम्पशन दे दी इन्हीं प्रोविजन से, सर्कुलर से, मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट से, मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट रिजर्व से। बाकी करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ करना पड़ेगा, डिपॉजिट की रिसिप्ट भी देनी पड़ेगी, रजिस्टर भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब करना पड़ेगा। टेन्योर क्या होता है वो भी प्रोविजन लगेंगे, कितने टेन्योर के लिए कर सकते हैं, बट ये नहीं लगेगा मैक्सिमम अमाउंट वाला और सर्कुलर वाला जो ऊपर हमने किया। फॉर्म डीपीटी 3 ने भरना पड़ेगा डीपीटी 1 की जगह, क्योंकि सर्कुलर के साथ फॉर्म डीपीटी 1 गया था, मैंने ऊपर अभी बताया आपको, फॉर्म का नंबर है, वहां आपको डीपीटी 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रूल नंबर 36 में ले रखी है, ये डिपॉजिट के रूल्स हैं, डिपॉजिट के रूल्स हैं ये, उसके रूल 3 सब रूल 6 में दे रखा है कि आप का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप उस पर देंगे डिपॉजिट पर वो एक्सीड नहीं करेगा, एक्सीड नहीं करेगा जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उस पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जो आरबीआई ने मैक्सिमम लिमिट लगाई है एनबीएफसी के लिए, वही अगर आप नॉर्मल कंपनी लेगी तो वो लिमिट उनके लिए भी लगेगी और उससे ज्यादा का इंटरेस्ट वो नहीं ले सकते। मान लेते हैं 20%, 15% जो भी लिमिट लगाई है उससे ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। और साथ में नो ब्रोकरेज शैल बी पेड टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू सॉलिसिट ऑन इट्स बिहाफ एंड थ्रू whom डिपॉजिट आर एक्चुअली प्रोक्योर्ड। सॉलिसिट का मतलब है क्लाइंट्स को लाना, ग्राहकों को लाना, सॉलिसिट करना। तो कंपनी ने जिसको ऑथराइज करा है डेफिनेटली उसको कुछ कमीशन दी जा सकती है, उसके अलावा किसी को ब्रोकरेज वगैरह पेमेंट नहीं की जाएगी, देना अलाउड नहीं है। जो भी डिपॉजिट करने के लिए आएगा, आप बैंक में जाते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, ऑनलाइन भी जाते हैं तो आपको क्लिक करना पड़ता है, सब टिक वगैरह लगाना पड़ता है फॉर्म पे। तो सिमिलरली अगर आप कंपनी से भी डिपॉजिट लेने जाएंगे तो रूल 10 कहता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और जो इंटेंडिंग डिपॉजिटर है, इंटेंडिंग का मतलब जो डिपॉजिट करना चाहता है, उसे वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा हूं मैंने किसी और से नहीं लिया, मेरा खुद का पैसा है और मैं आपको दे रहा हूं, किसी और से बोरो कर आपको नहीं दे रहा, अपना ही पैसा दे रहा हूं, डिपॉजिट करवा रहा हूं। आप चाहें तो डिपॉजिट ज्वाइंट नेम में कर सकते हैं, ये रूल 3.2 में लिखा है, ज्वाइंट नेम में डिपॉजिट करी जा सकती है और मैक्सिमम 3 ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए, बी एंड सी, उन्होंने ज्वाइंटली 1 लाख रुपए कंपनी में डिपॉजिट करे। अब ये जो डिपॉजिट कर रहे हैं इसमें जो है अलग अलग क्लॉजेज होते हैं रीपेमेंट के लिए, उनके कुछ क्लॉजेज नीचे लिखे हैं। अगर आपने उसमें ज्वाइंटली क्लॉज डाला हुआ है अपनी डिपॉजिट में
तो इसका मतलब जब इसकी रीपेमेंट होगी मैच्योरिटी पे तो वो तीनों पार्टीज को ही पेमेंट होगी या सर्वाइवर को। अगर क्लॉज है आइदर और सर्वाइवर क्लॉज, ये क्लॉज ज्वाइंट में ही डलते हैं। ज्वाइंट, अगर आप ज्वाइंट डिपॉजिट करवाते हैं, ज्वाइंटली डिपॉजिट कराते हैं, तभी ये क्लॉजेस डलते हैं रीपेमेंट के लिए। तो रीपेमेंट जो है इनमें से किसी एक को होगी, मतलब ए को, बी को या सी को, या जो सर्वाइव कर रहा होगा उसको। अगर क्लॉज है फर्स्ट नेम और सर्वाइवर तो इसका मतलब जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसे होगी। एनीवन और सर्वाइवर अगर लिखा हुआ है क्लॉज तो इसका मतलब रीपेमेंट होगी, जैसा हम आइदर और सर्वाइवर के केस में करते हैं। एनीवन और सर्वाइवर यानी किसी को भी हो सकती है। ये अलग अलग क्लॉजेस डाल सकते हैं। अगर डिपॉजिट कराया, डिपॉजिट का फॉर्म भरा है तो एफडी की रसीद मिलती है आपको, बैंक जाते हो तो कंपनी भी रूल 12 के हिसाब से 21 दिन के भीतर जो है, जिस पे सब कुछ जो है साइन वगैरह होंगे ऑथराइज ऑफिसर के, उस पे सारी डिटेल लिखी होगी, कितने अमाउंट का आपने कराया है, नेम एड्रेस क्या है डिपॉजिटर का, पैन नंबर, अगर पैन नंबर होगा तो पैन नंबर भी डाल दिया होगा, साथ में इंटरेस्ट कितना है, मैच्योरिटी डेट कितनी है, वो रसीद पर लिखा होगा। डिपॉजिट के 21 दिन के भीतर आपको वो रसीद देनी पड़ेगी, रिसिप्ट देनी पड़ेगी। अगर आप नई डिपॉजिट नहीं है, रिन्यूअल करवा रहे हैं तो डेफिनेटली रिन्यूअल की भी रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी। रूल 12 कहता है जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपका नॉमिनी अपॉइंट होता है, वैसे ही यहाँ पर जो आप डिपॉजिट कंपनी लेती है उसमें नॉमिनी अपॉइंट कर सकती है, नॉमिनेशन की फैसिलिटी ले सकती है। यानी अगर डिपॉजिटर की डेथ हो गई तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट का मतलब है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और उस रजिस्टर में आप डालेंगे एंट्री कि भैया इस बंदे ने जो है डिपॉजिट करवाई है। उसमें सारी डिटेल होगी, उसका नाम, एड्रेस, उसका पैन, उसका नॉमिनी, उसका रसीद नंबर, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, डेट है, अमाउंट है, ड्यूरेशन कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए, भाई मुझे क्वार्टरली पेमेंट चाहिए या आप इसको री इन्वेस्ट कर देना या मेरा टीडीएस मत काटना, उसके लिए डिक्लेरेशन दी है जो इनकम टैक्स में हम करते हैं। डिक्लेरेशन जो होती है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी और चार्ज अगर दिया हुआ है कंपनी ने या और कोई रेलेवेंट पर्टिकुलर्स होंगे, वो सारी डिटेल उस रजिस्टर में मेंटेन होगी। ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। एंट्रीज शैल बी मेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रिसिप्ट। तो 21 दिन में रिसिप्ट इशू होगी और 21 दिन में रिसिप्ट के इशू होने के बाद जब भी होती है वो इशू, उसके 7 दिन में आप इसमें एंट्री कर देंगे अपने डिपॉजिट के रजिस्टर में। और जो है रिसिप्ट जो होगी वो डेफिनेटली ड्यूली ऑथराइज्ड होगी बाय डायरेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, या जो ऑफिसर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिम्मेदारी दी है साइन वाइन करने की, वो जो है ड्यूली ऑथराइज करेंगे। रिसिप्ट पे भी सिग्नेचर होंगे, जो रजिस्टर बनेगा उसमें एंट्री होगी और उस पर भी साइन होंगे। रजिस्टर को आप कब तक मेंटेन करेंगे, जो उसमें आपने ताज़ा एंट्री करी है, सबसे लेटेस्ट एंट्री करी है। रजिस्टर बना हुआ है ना, यहाँ पर आपने एंट्री करी 21 अगस्त 2018 को, फिर कोई एंट्री नहीं हुई। उसके बाद 21 अगस्त 2021 आ गया, फिर एक एंट्री हो गई। तो जो भी आपने लेटेस्ट एंट्री करी है उसके 8 साल से ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, मतलब 8 साल या उससे ज़्यादा आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और अगर 8 साल पूरे होने से पहले एक एंट्री हो गई तो फिर उसके 8 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 8 साल तक कोई डिपॉजिट नहीं लेते, उसकी एंट्री नहीं करते, तो फिर आप उस रजिस्टर को जो है कूड़े में गिर सकते हैं, फाड़ के फेंक सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुई है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं दे पाते, आप इंटरेस्ट नहीं दे पाते, रीपे नहीं कर पाते, तो ट्राइब्यूनल, जो कि आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, एक तरह से एक कोर्ट बना हुआ है कंपनी के फैसले लेने के लिए, तो उसको आप अर्जी डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर कंपनी फेल हो जाती है। और फिर ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर पास करेगा, कंपनी को बोलेगा ये आपको देना ही पड़ेगा, ये जो लॉस हुआ है, वो डैमेज वगैरह जो हुए हैं, हमारे जो कंज्यूमर ने, जो डिपॉजिट होल्डर ने जो लॉस इनकर करा है, वो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। सेक्शन 73 सबसेक्शन 4। क्या आप प्रीमेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कर सकते हैं? क्या कर तो सकते हैं। आप बैंक में एफडी अपनी तुड़वाना चाहें तुड़वा सकते हैं, पर कुछ साल पहले, आज से 5-6 साल पहले आरबीआई का रूल आया जिसमें बोला कि चलो ठीक है, अगर आप जल्दी एफडी तुड़वाना चाहते हो तो हम 1% का चार्ज लगाएंगे। तो सेम जो चार्ज है 1% का वो यहाँ पर लग गया है। अगर डिपॉजिट होल्डर्स को हम 9% का इंटरेस्ट दे रहे हैं और 3 साल के लिए डिपॉजिट करी गई है, और 3 के लिए हो सकती है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती है, 6 महीने से 36 मंथ्स, तो 3 साल के लिए हो सकती है। वो कहता है 2 साल के बाद भाई मेरी तो डिपॉजिट तोड़ दो, मुझे तो पैसा दे दो, तो हम उसे 8% रेट का इंटरेस्ट ही देंगे उस पीरियड का, जितना उसने यहाँ पर हमें दिया है। होता क्या है कि आपके 3 साल पूरे नहीं हुए, कंपनी कहती है कि फ्रेश डिपॉजिट के लिए एक और अर्जी डालती है, एक और सर्कुलर सर्कुलेट करती है, एडवर्टीजमेंट करती है और कहती है इस बार हम 10% का इंटरेस्ट देंगे।
अब ये डिपॉजिट होल्डर सोचता है यार मैं यार क्या अपनी पुरानी एफडी को तुड़वा लूं क्या और नई एफडी करवा लूं क्या, तो वो चीज करी जा सकती है। डिपॉजिट होल्डर कैन टेक द बेनिफिट ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट बाय रिन्यूइंग द डिपॉजिट बिफोर इट्स एक्चुअल मेच्योरिटी। कि यार अगर मेरी जो 2 साल बाद या 1 साल बाद मेरी मेच्योरिटी होने वाली है, अगर वो अभी मेच्योर हो जाए, प्री मेच्योर विड्रॉल में कर लूं, क्लोज करवा दूं उसे और इसी को क्लोज करवा कर रिन्यू करवा दूं दोबारा से, क्या होगा? ये तो प्री मेच्योर रीपेमेंट है, ये प्री मेच्योर क्लोजर है और उसको फिर दोबारा से रिन्यू करवा रहा हूं नई वाले टर्म्स में। तो कंपनी जो है हायर तो दे सकती है इंटरेस्ट, वो तभी दे सकती है हायर इंटरेस्ट अगर जितने पीरियड के लिए आप रिन्यू करवा रहे हो वो आपका जो पीरियड पहले से जो है अनएक्सपायर्ड बचा हुआ है उससे भी ज्यादा का है। इसका मतलब मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने 21 अगस्त 2021 को आपने जो है एक आपने जो है डिपॉजिट करवाई, वो आपका 25 तक चलने वाली थी। बीच में क्या होता है, 2022 में आप सोचते हैं यार एक नई डिपॉजिट की स्कीम आई है, उसमें पैसा डालता हूं, इसको बंद कराता हूं, नई वाली स्कीम में मैं करवाता हूं एनरोल, अपने आप को नई वाली स्कीम में एनरोल करवाता हूं। तो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा हुआ है 2022 से लेकर 2025 तक का अनएक्सपायर्ड पीरियड, तो करीब आपका 3 साल हो गया। ऐसा मैं तब कर सकता हूं जब मेरी मेच्योरिटी उसकी 25 के बाद ही आए, यानी उस 3 साल का पीरियड जो बचा हुआ है उसके बाद ही मेच्योरिटी हो नए वाली डिपॉजिट की भी, तो कंपनी जो है हायर इंटरेस्ट दे सकती है। तो कंपनी हायर इंटरेस्ट दे सकती है, ये बात मुझे समझ में आई है। जो भी रिटर्न है जैसे आप भरते हैं, अपनी एनुअल रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, और कंपनीज में तो आप हर चीज की रिटर्न भरते हैं। डिपॉजिट लिए तो डिपॉजिट की रिटर्न अलग जाएगी फॉर्म डीपीटी 3 में, जिसमें सारे पर्टिकुलर्स 31 मार्च ऑफ द एवरी ईयर में जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स होंगे, कितना कितना डिपॉजिट लिया है, वो सब कुछ आरओसी को फाइल होगा 30 जून तक। कर दो ना फाइल, रिटर्न ही तो फाइल करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोजर जाएगा। पब्लिक कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाय वे ऑफ अ नोट अबाउट मनी रिसीव फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, और प्राइवेट कंपनी को भी करना पड़ेगा मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें एक बात बहुत ही बारीकी से नोट करना कि पब्लिक कंपनी जो है, बहुत बारीकी से, आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, मजे मजे में निकल गया, कि पब्लिक कंपनी जो है वो तो डायरेक्टर से लोन ले सकती है, प्राइवेट कंपनी भी डायरेक्टर से लोन ले सकती है, बट डायरेक्टर के रिलेटिव से सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही लोन ले सकती है, डिपॉजिट ले सकती है। ये बात मुझे समझ में आई तो मैंने आपको बताया। बारीक, इतना बारीक आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, इतना इन डेप्थ आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, सिंपल आ जाएगा। टेन्योर क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना ले सकते हैं, सर्कुलर देना होता है, फॉर्म नंबर वगैरह क्या होता है, थोड़ा बहुत रिटर्न देनी होती है, पेनल इंटरेस्ट क्या होता है, वो सब आएगा। जैसे कंपनी फेल हो जाती है, डिपॉजिट का पैसा नहीं दे पाती मेच्योरिटी पर, तो 18% का पेनल इंटरेस्ट लगेगा ओवरड्यू पीरियड के लिए, रूल नंबर 17 कहता है। एक बार जो है डिपॉजिट एग्री कर लिया, अब उसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। आपके मेल आता है, आपके पास गूगल का पॉलिसी चेंज कर ली है, जोमेटो का, स्विगी का, फेसबुक का मेल आता है कि उन्होंने पॉलिसी चेंज कर ली है। यहां पॉलिसी कंपनी चेंज नहीं कर सकती, अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुई है उसे चेंज नहीं कर सकते सर। जो एड आपने दिखाई थी उसमें आपने दे रखा था इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आप कराते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। इंश्योरेंस होता है आपका डेफिनेटली, अगर आप कल को जो फायर का इंश्योरेंस होता है वैसे ही जो आपका है डिपॉजिट का इंश्योरेंस होता है। कल को दिक्कत आती है कंपनी पे तो इतना पैसा सिक्योर्ड है, इंश्योर्ड है, उससे पेमेंट हो जाएगी। तो कोई भी टर्म्स में आप चेंज नहीं करेंगे जिससे डिपॉजिट होल्डर को लॉस हो, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। डेट्रीमेंटल का मतलब कि उसे हानि हो। अगर कॉन्ट्रावीन करा गया, कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया और उसके लिए कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है एक्ट में, उस केस की बात करी जा रही है कि आप पर फाइन लग सकता है 5,000 रुपए का, और साथ में एंड अगर कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहती है तो 500 रुपए हर दिन का लग सकता है। किस पर लगेगा? कंपनी पर लगेगा। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसके जो ऑफिसर डिफॉल्ट हैं, जिन्होंने डिफॉल्ट करा है ऑफिसर ने, उन पर भी लगेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई तो लास्ट टॉपिक्स कर लेते हैं। आपके लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हैं कि आपको जो है एक ट्रस्टी अपॉइंट करने होते हैं। कंपनी जो है डिपॉजिटर के लिए ट्रस्टी अपॉइंट करेगी जो उनके फेवर में जो है खड़ी रहेगी, कि ट्रस्टीज देखेंगे डिपॉजिटर होल्डर्स को कोई नुकसान ना हो जाए कंपनी के ऐसे फैसलों से कि इनके पैसे डूब जाए। तो पहले इन ट्रस्टीज को अपॉइंट करने से पहले इनका रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा।
और कंपनी जो है मेंशन करेगी इन द सर्कुलर, जो सर्कुलर इशू कर रही है ना, उससे पहले ट्रस्टीज को अपॉइंट कर लिया कि भाई ये देख रेख करेंगे, उनका कंसेंट हमने ले लिया है, उसे सर्कुलर में मेंशन करेंगे, जो सर्कुलर एडवर्टीज होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है जिसकी। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड डीपीटी 2 फॉर्म में एग्जीक्यूट होती है और 7 दिन पहले सर्कुलर इशू करने से 30 दिन पहले आपकी एड जो है वो सबमिट होती है। ये जो आपका डिपॉजिट ट्रस्ट डीड है ये भी आपकी एड इशू होने से पहले, सर्कुलर इशू होने से पहले 7 दिन पहले डिपॉजिट होती है फॉर्म डीपीटी 2 में। तो डीपीटी 1 देगा, डीपीटी 3 देगा, डीपीटी 2 ये रहा। हालांकि ये लोग जो हैं वो ट्रस्टीज अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, ना कंपनी का एम्प्लॉय, ना ऑफिसर, ना एम्प्लॉय ऑफ दी होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, कोई भी जो है ट्रस्टी अपॉइंट नहीं होएगा। अगर वो इंसान इंडेप्टेड है टू द कंपनी या उसकी सब्सिडरी या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी एसोसिएट कंपनी या किसी और सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी, आपकी बी लिमिटेड कंपनी है, इसकी होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की एक और सब्सिडरी है सी लिमिटेड, तो होल्डिंग कंपनी की किसी और सब्सिडरी पर भी इंडेप्टेड है, कर्ज लिया हुआ है, वो भी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता है। अगर किसी का मॉनेटरी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, कुछ मनी का लेन देन, पेक्यूनरी रिलेशनशिप रिलेटिंग टू मनी, मटीरियल अमाउंट है अगर, वो भी नहीं हो सकता है। ही हैज एंटर्ड इनटू एनी गारंटी अरेंजमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन। कई बार होता है कि मैं गारंटी देता हूं, या तो इंडेप्टेड हूं या गारंटी दी हुई है, कल को अगर कोई दूसरा बंदा नहीं दे पाया तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, वो वाला बंदा भी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता है। या फिर जो इंसान रिलेटेड है इन लोगों से जो ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय, इनके रिश्तेदार भी जो है ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। नो ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर द इशू ऑफ सर्कुलर। एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके बाद कहते हैं चलो ट्रस्टी को चेंज कर देते हैं। अरे नहीं यार, गेम थोड़ी ना खेलनी है कि भाई पहले कुछ दिखाते हैं बाद में कुछ करते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर सभी डायरेक्टर्स एग्री करते हैं, सभी डायरेक्टर्स, अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। अगर वो सभी लोग एग्री करते हैं, जो मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं वो सभी डायरेक्टर एग्री करते हैं, उस केस में जो है ट्रस्टीज को बदला जा सकता है, उसका अलग प्रोसीजर होगा, यहां तो गिवन नहीं है। 73, 76 को कॉन्ट्रावीन करते हैं या फिर इंटरेस्ट डिपॉजिट नहीं दे पाते हैं तो फाइन 1 करोड़ रुपए तक का लग सकता है, या डिपॉजिट अमाउंट के डबल दी अमाउंट लग सकता है। ऊपर जो मैंने पनिशमेंट आपको बताई वो पनिशमेंट थी अगर इस एक्ट में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है उन डिफॉल्ट के लिए। यहां पर है कि आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, सेक्शन 73 जो ऊपर देखा हमने, सेक्शन 73, सेक्शन 76, सेक्शन 76 यहां पर आ रहा है, हु कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अगर आपने डिफॉल्ट किया, डबल द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट या 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, यानी कि अगर मान लेते हैं डिपॉजिट आपका 5 लाख रुपए का तो डेफिनेटली 10 लाख से ऊपर का आपका नहीं जाएगा कंपनी का पेनल्टी जो होगा, और अदरवाइज 1 करोड़ ये एटलीस्ट है, मिनिमम है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 10 करोड़ तक। तो मिनिमम इतनी तो लेंगे ही लेंगे, यानी कि अगर आपका 5 लाख का डिपॉजिट अमाउंट है तो 10 लाख रुपए या 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, इतना तो लेना ही है। तो अगर 5 लाख की डिपॉजिट है तो 10 लाख रुपए तो आपका पेनल्टी लगेगा ही लगेगा, और मैक्सिमम 10 करोड़ तक भी जा सकता है। और जो ऑफिसर होगा ये तो कंपनी पर लगेगा, कंपनी सेपरेट पर्सन है, जो ऑफिसर होगा उसको जेल हो सकती है 7 साल के लिए, और फाइन भी लगेगा जो कम से कम 25 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक लग सकता है। और यदि किसी ऑफिसर ने जानबूझ के कंपनी को धोखा देने के लिए, शेयर होल्डर को धोखा देने के लिए ऐसा काम किया है कि डिपॉजिट होल्डर्स को धोखा दिया है, प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो उस पर फ्रॉड के चार्जेस लग जाएंगे। सेक्शन 447 में लिखा है फ्रॉड हो गया तब उस पर क्या क्या जुर्माना लगेगा। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट जो आपका 2013 आया है ये तो उसके प्रोविजंस हैं, उससे पहले आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया तो सेक्शन 74 कहता है कि देखो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 3 महीने में, जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ होगा, ये ज्यादा आपके महत्व के लिए नहीं है क्योंकि ये हो चुका है, पास्ट हो चुका है, ये 2013 में हो चुका है। अब जो भी डिपॉजिट लेगा उस पर ये लगेगा ही नहीं, बकवास है। हाँ, तो जिन्होंने उस टाइम इंट्रोड्यूस करा था कि जिन्होंने पहले से ले रखा है, 2013 से पहले डिपॉजिट लिया है, वो एक्ट के कमेंस होने के विदिन 3 मंथ्स जो है सारी डिटेल को सबमिट करेंगे। जो पेमेंट ड्यू है, जो पेमेंट ली है, कितना अनपेड है इंटरेस्ट, कितना अमाउंट अनपेड है और उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है,
वो देना पड़ेगा और 3 साल के विद इन पेमेंट करनी पड़ेगी, या विद इन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट वॉज टेकन विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि 3 साल जो है अभी 36 मंथ्स आपने पढ़ा वो इस एक्ट में पढ़ा, पिछले एक्ट में हो सकता है 5 साल के लिए भी आपने लिया हो, 10 साल के लिए भी डिपॉजिट लिया हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपने पहले डिपॉजिट लिया है तो आप 3 महीने में फाइल करना कि ये डिपॉजिट आपका है, इस पे इतना इंटरेस्ट बनता है, और साथ में उसको 3 साल में रीपे कर देना, या फिर जो उसका टर्म खत्म हो रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है तो जल्दी रीपे कर देना। पर अगर आप सब कुछ टाइम पर दे रहे हैं, रेगुलरली आप अपना जो है इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, और पुराने एक्ट में आपने जो है डिपॉजिट लिया हुआ था, तो हम मानेंगे कि चलो ठीक है आप सही से रीपेमेंट कर रहे हैं। उसमें मान लिया जाएगा कि आपने सारी चीज़ें बराबर से कंप्लाई करी है और 3 साल में आपको रीपे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सारी चीज़ें जो टाइम पर कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप टाइम पर कर रहे हैं। टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए कि भैया हमें जो है थोड़ा सा समय दे दो, रीपेमेंट हम नहीं कर सकते, उसके लिए ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन कंपनी भी डाल सकती है, और ट्राइब्यूनल भी जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर उन्हें अलाउ कर सकता है पैसे को थोड़ा लेट पेमेंट करने के लिए। अगर आपने ये प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा तो डेफिनेटली जो 1 करोड़ वाली ऊपर या लिमिट दे रखी है, पनिशमेंट दे रखी है, पेनल्टी दे रखी है, वो सब लग जाएगी, वो सब लग जाएगी। ये आपका पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज हो गया है। अगर ऐसे ही हम एक एक सब्जेक्ट जो एक एक चैप्टर है आपका 2-2 क्लासेस में कर लें, 3-3 क्लासेस में कर लें, तब जाकर जो है बात बनेगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपका स्टडी मटेरियल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मुझे चाहिए समय, ताकि मैं कर पाऊँ जीएसटी का बैच कंप्लीट, और उसके बाद आपको दे पाऊँ डेडिकेटेडली अपना सारा समय। तो ये आप रिवाइज कर आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी मटेरियल कर लेंगे, और फिर जो है मैं जीएसटी का बैच करवाने के बाद इसे रिज्यूम करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें हम और करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।